Hello class, welcome to Erudite School of Learning, and this is lecture number 2 of your chapter number 9, Geometry. Yes, in our last class we discussed about line segment, well, parallel lines. Today we'll continue from after that. Your next point is ray. Okay, so let's discuss what is a ray. रे पार्ट ऑफ अ लाइन। जब हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की थी तब भी हमने ये चीज़ सेम वर्ड्स यूज़ किए थे, पार्ट ऑफ अ लाइन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। रे भी एक पार्ट ऑफ अ लाइन है, हैविंग वन एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है लाइन सेगमेंट और रे में। क्या कि रे भी लाइन का एक पार्ट है और लाइन सेगमेंट भी लाइन का एक पार्ट है, लेकिन रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है एंड द अनदर वन गोज ऑन इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, रे जो होती है एक डायरेक्शन में तो उसका क्या होता है एंड पॉइंट, और दूसरी डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। सो इट नेवर स्टॉप्स। सो these what we call as ray। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? सपोज Q अगर इसका एंड पॉइंट है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? क्यू आर, आर एक और कोई पॉइंट है इस रे पर, डिनोट करने के लिए हमने लिया है क्यू आर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड। एक ही एरो होगा। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, लाइन सेगमेंट में एक भी एरो नहीं होता, और रे में क्या होता है? सिर्फ एक एरो होता है राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि हम इसको आर क्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, ये रॉन्ग डिनोशन होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया है। ठीक है, रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि क्यू जो है एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एंड हो रही है, तो आर क्यू हम इसको इस डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। मतलब क्यू क्या है? यहाँ पे एक सोर्स है। सोर्स इन द सेंस, अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो जैसे आपके घर में टॉर्च होती है। ठीक है, टॉर्च आप सभी ने देखी होगी। टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो उससे जो लाइट निकलती है उसको हम एज अ रे एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो सोर्स एक जगह से है, तो रे किस डायरेक्शन में जा रही है? जिस डायरेक्शन में आपके टॉर्च का जो फेस होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाएगी, तो हम उसको उसी डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता था? हम ए बी और बी ए दोनों तरीके से लिख सकते थे, लेकिन रे में हम क्या करेंगे? सिर्फ जिस तरफ वो इनफाइनाइटली जा रही है एक डायरेक्शन में, एंड पॉइंट से हम उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एंड पॉइंट सपोज हमने लिया है क्यू, तो यहाँ पे कैसे रे को डिफाइन करेंगे हम? क्यू आर, और ऊपर रे का ये सिंबल। ठीक है, सो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आर क्यू इज़ नॉट अ रे। आर क्यू कोई रे नहीं होगी, क्यू आर रे होगी, बिकॉज क्यू इज़ एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से डिफाइन करना है। एंड पॉइंट मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये एक एंड है और इस तरफ तो एंड हो ही नहीं रहा है, राइट साइड में ये चलता ही जा रहा है। इस एरो का मतलब क्या होता है? चलता ही जा रहा है। ठीक है, हम पेपर पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइन चलती जाती है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसको हम पेपर पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम अनंत तक तो लाइन बना नहीं सकते, इतना बड़ा स्केल तो है नहीं हमारे पास। तो हम कैसे डिनोट करते हैं पेपर पे? इस तरह से। ठीक है, सो बेसिकली लाइन सेगमेंट और रे में ये एक डिफरेंस है कि रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? क्यू आर, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, इस वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं। लीनियर वर्ड जो है ये आया है लाइन से। ठीक है, और को का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। तो यहाँ पर क्या साथ में है और क्या लीनियर है ये हम समझते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीन ही क्यों होने चाहिए मिनिमम? क्योंकि कोई भी लाइन दो पॉइंट से तो मिली के बनेगी ही बनेगी। ये देखिए, अगर हमें कोई लाइन बनानी है तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? दो। तो ये दो तो वैसे भी कोलिनियर होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जब तीसरा पॉइंट भी कोलिनियर हो जाए
तब हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स को होना है तो मिनिमम कंडीशन क्या है, कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 3। तब हम बोल सकते हैं ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट अगर सेम लाइन में है तो वो बड़ी बात है। अगर ये सी पॉइंट यहाँ कहीं बाहर होता तो ये इस लाइन में नहीं आता, तो फिर ये सी पॉइंट कोलिनियर नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि सी पॉइंट यहाँ पर है, एक ही लाइन में है, ठीक है। हायर क्लासेस में हम प्लेन भी पढ़ेंगे, तो एक्चुअली एक ही प्लेन की अगर एक लाइन में कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये लाइन है एल, इस एल लाइन पे 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं, ए बी सी एंड डी। तो एक ही लाइन पे अगर चारों पॉइंट हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर वर्ड हम कब यूज़ करना है, जब मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 3 तो होने ही चाहिए, क्योंकि दो तो एक लाइन पे 2 पॉइंट तो होंगे ही होंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात कब होगी, जब तीसरा पॉइंट भी उसी लाइन पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि 2 पॉइंट से मिलके तो एक लाइन बनी जाएगी, वो अपने आप कोलिनियर हो ही जाएंगे। तो इसलिए कोलिनियर होने के लिए कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर इफ़ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में नहीं है, सपोज कोई ई पॉइंट होता जो यहाँ पे होता ई, तो हम उसको क्या बोलते हैं, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो वो कौन से पॉइंट कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर। सपोज बी इधर होता, सी इधर होता, डी उधर होता, एक लाइन पे नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन में होने चाहिए और कम से कम 3 होने चाहिए, और अगर कोलिनियर नहीं है तो मतलब एक लाइन में नहीं है, ठीक है। अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्करेंट लाइंस पर, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती क्या हैं। इफ़ मोर देन 2 लाइंस पासेस थ्रू सेम पॉइंट, ठीक है। कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसमें हमें क्या चाहिए थी, 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। आज क्या बोला इसने, 2 लाइंस, इफ़ मोर देन 2 लाइंस, 2 लाइन से ज़्यादा अगर एक पॉइंट से पास करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। मतलब 2 लाइन से ज़्यादा अगर एक पॉइंट से पास हो। सपोज ये लाइन कौन सी है, एल, ये लाइन कौन सी है, एम, ये कौन सी लाइन है, एन, और ये कौन सी लाइन है, पी। अगर ये चारों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये कौन सी लाइंस हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। सभी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या था, कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, 2 लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ मोर देन 2 लाइंस पासेस थ्रू सेम पॉइंट, 2 लाइन से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से पास कर रही है, सेम पॉइंट से पास कर रही है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे आके वो मिलती हैं, जिस सेम पॉइंट पे आके वो मिलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो यहाँ पे जो ओ पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो इस केस में, केवल इस केस में, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, क्योंकि सारी लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। तो ये दोनों अभी इक्वल हैं, ठीक है। इसको, इन दोनों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 लाइन्स हैं, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, और एक लाइन है एन, ठीक है। लेकिन ये लाइंस कॉन्करेंट लाइंस नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट सेम नहीं है। जैसे एम और एन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एल और एन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एम और एल इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये 2 इधर कर रही हैं, ये 2 इधर कर रही हैं, ये 2 इधर कर रही हैं, तो ये हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यहाँ पे हमें कोई नहीं मिल रहा। आपके बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट लाइन ये होनी चाहिए कि नो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मतलब यहाँ पर जो वो बुक में ये कहना चाहता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ही नहीं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने अभी पढ़ा था
कब होता है? जब सारी लाइंस, अगर एल एम एन तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहलाएगा क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम तीन लाइन, मतलब दो से ज़्यादा लाइन, कम से कम तीन लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो यहाँ पर जो है आपकी बुक में जो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं बुला सकते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बुला सकते हैं। और अगर मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इस एग्जांपल में है ही नहीं। मतलब यहाँ तीन लाइनें मिलके एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ हमें इस केस में हमें कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं मिलेगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कब बनता है? जब कम से कम तीन लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, और ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, कर्व्स। कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कर्व्स, आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है कि ऐसा कोई फिगर जो हम बिना पेंसिल उठाए बना सकें, पेंसिल को उठाना ना पड़े, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्व। ठीक है, ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली कर्व्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल कर्व और एक होता है कॉम्प्लेक्स कर्व। कॉम्प्लेक्स कर्व फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिंपल कर्व के बारे में हमारा कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे। सिंपल कर्व की एक डेफिनेशन हम सीखते हैं, क्या होता है इसका मतलब? सिंपल का मीनिंग होता है दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस ना करे। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये लाइन भी एक कर्व कह सकते हैं हम, लेकिन ये अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, एक ये वाला कर्व है, ठीक है, ये भी अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, इस कर्व को समझते हैं, थोड़ा मून जैसा लग रहा है ये। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर जो है ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व में ही आता है। क्योंकि सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या है? अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस ना करे। इस तरह से, अब जैसे ये कर्व है तो ये इसने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया। अगर ये कर्व सिर्फ यहाँ तक ही आता तो ये सिंपल कर्व होता, क्योंकि इसने अभी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको कर्व कर, इस बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, अगर ये इसको यहाँ क्रॉस कर देता तो ये कौन सा कर्व हो जाता? कॉम्प्लेक्स कर्व। लेकिन अभी क्योंकि ये यहाँ बाउंड्री पे ही आके रुक गया है, तो ये कर्व कौन सी कैटेगरी में आ गया? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस ना करे, इस तरह से, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके रुक गया है, लेकिन इसने इसको क्रॉस नहीं किया, तो ये कौन सा कर्व हुआ? सिंपल कर्व। तो ये सभी आपके जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सिंपल कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. In our next lecture, we will continue from here. Till then, goodbye.